इससे पहले अपन ने ब्लड टॉपिक के बारे में पढ़ा था, जिसमें देखा था अपन ने कि ब्लड की मात्रा कितनी होती है, ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है, ब्लड बैंक में ब्लड को कितने टेम्परेचर पर रखते हैं, एक यूनिट में ब्लड कितना होता है, जैसे 350 ml ब्लड होता है। इसके बाद ब्लड टॉपिक के बाद अपना अगला पॉइंट आता है ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का क्या जमना, थक्का जमना। ठीक है, रक्त का क्या जमना, थक्का जमना। देखो, सबसे पहले रक्त का थक्का जमने के लिए एक चीज याद रखना, 13 प्रकार के कारकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। 13 प्रकार के क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, जो रक्त का क्या करते हैं, क्लोट बनाते हैं, अर्थात थक्का बनाते हैं। ठीक है, अब इन 13 प्रकार के कारकों का क्या काम है, रक्त को थक्के में परिवर्तित करना। जैसे मान लो हमारे शरीर पर कोई चोट लगती है, तो 2 से 5 मिनट के अंदर ही उस रक्त का क्या बन जाता है, थक्का। उस रक्त का क्या बन जाएगा, थक्का। यानी जब थक्का बनेगा तो चोट के कारण जो रक्त का स्राव हो रहा है, वो स्राव क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसलिए रक्त का थक्का बनना क्या होता है, आवश्यक होता है। अब ये थक्का कैसे बनता है, कौन से फैक्टर जरूरी होते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो विटामिन पूछा जाए तो विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने के लिए क्या है, आवश्यक है। तो देखो थक्का कैसे बनता है, मान लो अपना ये कोई ऑर्गन है, इसके अंदर ये रक्त की नलिका है, चोट लगने पर रक्त का क्या हो रहा है, स्राव हो रहा है। ठीक है, तो इस रक्त में एक कारक पाया जाता है जिसको कहा जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का क्या पाया जाता है, कारक होता है। ठीक है, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कारक है, एक अन्य कारक होता है प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा होता है, प्रोथ्रोम्बिन। इस प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति के कारण जो ये निष्क्रिय होता है, कैसा होता है, निष्क्रिय। इस प्रोथ्रोम्बिन के साथ जुड़ करके एक अन्य कारक का निर्माण बन करता है जिसको कहा जाता है थ्रोम्बिन। क्या कहते हैं, थ्रोम्बिन। जो मेन कारक होगा वो कौन सा पूछा जाएगा, थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का जमाने में मुख्य कारक कौन सा है, तो कौन सा प्रोटीन होगा, थ्रोम्बिन प्रोटीन होगा। ये तीनों ही क्या है, प्रोटीन होते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी, प्रोथ्रोम्बिन भी और थ्रोम्बिन भी। तो जब चोट लगती है तो रक्त में क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो प्रोथ्रोम्बिन के साथ जुड़ेगा और किसका निर्माण करेगा, थ्रोम्बिन का। ये जो थ्रोम्बिन होता है ये किसके साथ जुड़ता है, रक्त के अंदर एक अन्य प्रोटीन होता है जिसको किस नाम से जाना जाता है, कौन सा प्रोटीन होगा, फाइब्रिनोजन। कौन सा होगा, फाइब्रिनोजन होगा। उस फाइब्रिनोजन के साथ ही जुड़ेगा, फाइब्रिनोजन। ठीक है, इस फाइब्रिनोजन के साथ जब ये प्रोटीन जुड़ता है तो फाइब्रिनोजन के साथ जुड़ने पर ये किसका निर्माण करता है, ये एक अन्य पदार्थ का निर्माण करता है जो प्लेटलेट के साथ जुड़कर, प्लेटलेट्स के साथ जुड़कर किसका निर्माण कर रहा है, रक्त के थक्के का। किसका निर्माण किया, रक्त के थक्के का। तो ये रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया हो गई। देखो सबसे पहले इनमें से प्रश्न क्या पूछा जाएगा, थक्का बनाने के लिए विटामिन कौन सा जरूरी होता है, विटामिन आवश्यक होता है के। कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है, के। सर्वाधिक कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है, तो कौन सा प्रोटीन कहलाएगा, थ्रोम्बिन प्रोटीन। रक्त का थक्का जमने में कितना समय लगता है, 2 से लेकर 5 मिनट तक। ठीक है, इसके अलावा रक्त का थक्का जमाने के लिए कितने प्रकार के कारक जरूरी होते हैं, 13 प्रकार के कारकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये अपन को पूरा प्रोसेस याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इसमें से फैक्ट याद रख लो। जैसे एक तो विटामिन कौन सा आवश्यक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, विटामिन के आवश्यक होता है। दूसरा, रक्त का थक्का जमाने के लिए प्रोटीन कौन सा आवश्यक होता है, सर्वाधिक आवश्यक कौन सा है, तो थ्रोम्बिन हो जाएगा। कितने प्रकार के कारक जरूरी होते हैं, तो 13 प्रकार के कारक जरूरी होते हैं। कितना समय लगता है, 2 से लेकर 5 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब एक चीज आपने देखी होगी, अगर हमारे शरीर में चोट लगती है तो रक्त बाहर निकलता है, तब तो रक्त का थक्का बनता है। अगर हम अपने ब्लड वेजल्स के अंदर ही देखें, यानी रक्त की नलिकाओं के अंदर देखें, तो रक्त नहीं जमता है। इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है हमारे ब्लड में एक एंटी क्लोट प्रोटीन है, एंटी क्लोट प्रोटीन होता है, प्रति स्कंदक पाया जाता है।
प्रतिस्कंदक। इस प्रतिस्कंदक प्रोटीन को कहा जाता है हिपेरिन। हिपेरिन किस नाम से जाना जाता है? हिपेरिन के नाम से। ये हिपेरिन प्रतिस्कंदक प्रोटीन कहलाता है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लो आपसे ये पूछे कि हमारे शरीर के अंदर रक्त किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, या रक्त की नलिकाओं में रक्त को जमने से कौन सा रोकता है, या ये पूछ ले कि प्रतिस्कंदक प्रोटीन कौन सा है, एंटीक्लोट प्रोटीन कौन सा है, तो कौन सा कहलाएगा? हिपेरिन कहलाएगा। अब देखो, जो आर्टिफिशियल हिपेरिन है, कृत्रिम हिपेरिन है, इसका भी निर्माण किया जा चुका है और उसका नाम रखा गया था, देखो हिरुडिन नाम रखा है। और हिरुडिन क्यों रखा है नाम? क्योंकि एक जोंक नाम का जीव होता है जो रक्त को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। उस जोंक का साइंटिफिक नेम होता है हिरुडिनेरिया, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? हिरुडिन रखा गया है, ठीक है। वैसे एक पादप से भी प्राप्त होता है, उस पादप का नाम होगा ब्रेसिका नेपस, ठीक है। ये ब्रेसिका नेपस जो पादप होता है, इस पादप से भी क्या प्राप्त होता है? हिरुडिन प्राप्त होता है। और ये ब्रेसिका नेपस पादप से किस विधि द्वारा होता है? पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा। अब देखो, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, तो के की कमी होगी तो भी थक्का नहीं जमेगा। और एक अन्य रोग कहलाता है जिसको कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया रोग भी क्या होता है? इस रोग में भी रक्त का क्या नहीं जमता है? थक्का नहीं जमता है। अब ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में खोजा था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रॉयल डिजीज कहते हैं, अर्थात शाही रोग कहा जाता है। रॉयल डिजीज यानी शाही रोग। देख लो, रोग भी शाही होने लगे एक प्रकार से, है ना। तो रॉयल डिजीज किसको कहते हैं? हीमोफीलिया को। इस रोग में क्या होता है? इसमें भी रक्त का थक्का या तो देरी से बनेगा या थक्का जमता ही नहीं है, ठीक है। इस रोग में भी क्या होगा? या तो थक्का नहीं बनेगा या क्या होगा? देरी से बनेगा, ठीक है। अब ये एक आनुवांशिक रोग है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, तो आनुवांशिक रोगों का इलाज लगभग असंभव होता है। लेकिन इस रोग के लिए एक तकनीक पाई जाती है, भी आपको नाम बताए थे, किस विधि से प्राप्त किया गया था? पुनर्योगज डीएनए, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक है, उससे देखो एक कारक बनाया गया है। इस रोग का कारण क्या होता है? क्योंकि इसमें एक 13 कारक बताए हैं आपको, जो 8 नंबर का कारक होता है उसको कहा जाता है 8C फैक्टर, 8C कारक, ठीक है। ये इसमें क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है, जो हीमोफीलिया रोग है। और इस रोग के उपचार के लिए पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा इस 8C फैक्टर का क्या कर दिया गया है? वर्तमान में निर्माण कर दिया गया है। तो इस रोग का वर्तमान में क्या संभव है? इलाज संभव है, ठीक है। तो हीमोफीलिया रोग में क्या कहते हैं इसको? रॉयल डिजीज। क्या नहीं होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। और इसका उपचार किस विधि से करते हैं? पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा 8C नाम का जो फैक्टर है उसको निर्मित करके। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, अपना टॉपिक क्या है? ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का बनना। थक्का कब बनेगा? चोट लगने पर कितने समय में? 2 से लेकर 5 मिनट में। कितने प्रकार के कारक जरूरी हैं? 13 प्रकार के। दूसरा प्रश्न बना, तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सा होता है? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन को एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं? थक्का कह सकते हैं। और रक्त की जो कणिकाएं होती हैं, ब्लड जो कार्पोसेल्स होती हैं, उनमें प्लेटलेट्स सबसे ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट। ये थक्का बनाने में क्या है? सहायक है। और विटामिन कौन सा जरूरी है? विटामिन के। शरीर के अंदर जमने से कौन सा रोकता है? हिपेरिन, ठीक है। और हिपेरिन कृत्रिम किससे प्राप्त हुआ? जिसका नाम क्या रखा है? हिरुडिन। हिरुडिनेरिया जोंक से प्राप्त हुआ या ब्रेसिका नेपस पादप से प्राप्त हुआ। तो ये रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया हो गई। इसके बाद अपन बढ़ेंगे ब्लड का कंपोजिशन, कि जैसे कौन कौन से पदार्थ होंगे ब्लड में। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपना ब्लड ग्रुप टॉपिक आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू।